जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है किशोरावस्था की समस्या, विशिष्ट मुद्दे तथा चिंताएं। जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था कि किशोरावस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था है। इस अवस्था में को विद्वानों ने आंधी तूफान की अवस्था भी कहकर संबोधित किया है। ऐसा कि हम जानते हैं कि जीवन की स्थितियां, परिस्थितियां सदैव आरामदायक नहीं होती। सुख और दुख, स्थिरता और चंचलता जीवन में हमेशा आती जाती रहती है। जीवन के हर उम्र में समस्याएं आती और जाती रहती हैं, लेकिन किशोरावस्था में जो समस्याएं आती हैं ज़्यादा विकट, ज़्यादा कठिन होती हैं। लेकिन किशोरावस्था में जो समस्याएं होती हैं, ये समस्या दो प्रकार की होती है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो प्राकृतिक होती हैं, और प्राकृतिक समस्या वह समस्या है जिसे टाला नहीं जा सकता। हमारे जीवन में दो प्रकार की समस्याएं आती है। पहली प्राकृतिक समस्या, और दूसरी समस्या वह है जो हमारे वातावरण से, सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो जो प्राकृतिक समस्या है उसे टाल नहीं सकते। मन में होगा तो प्राकृतिक समस्या क्या है, तो मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी, ये जो समस्याएं हैं प्राकृतिक समस्या है। प्राकृतिक समस्या को आप टाल नहीं सकते, वो होकर रहेगा। लेकिन जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो समाज के द्वारा उत्पन्न किया गया समस्या है, जो व्यक्ति के द्वारा खुद उत्पन्न किया गया समस्या है, आप चाहें तो उन समस्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। तो किशोरावस्था में प्राकृतिक समस्या पर हम ध्यान नहीं देंगे कि वह प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, लेकिन जो सामाजिक कारणों से किशोरावस्था में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले स्वतंत्रता और नियंत्रण की समस्या। किशोरावस्था में जो सबसे पहली समस्या होती है वो स्वतंत्रता और नियंत्रण की समस्या। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से विकास की अवस्था है। चाहे किशोर हो या किशोरी हो, वह परिपक्वता को प्राप्त करती है किशोरावस्था में। वे समझते हैं, किशोर या किशोरी, कि हम अब बड़े हो गए हैं, हम परिपक्व हो गए हैं, हम अपने जीवन का सभी निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं। जबकि उनके माता पिता आज भी उसे बच्चे समझते हैं। माता पिता उसे आज भी बच्चे समझते हैं। उनको ये महसूस होता है, ये समझते हैं कि यह अपना खुद का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो माता पिता किशोर और किशोरी जो अपना निर्णय लेते हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। यह नियंत्रण, स्वतंत्रता और नियंत्रण की समस्या पहली समस्या है। दूसरा अवसाद की समस्या है। किशोरावस्था की दूसरी समस्या है अवसाद की समस्या। अवसाद वह स्थिति है जिसमें निराशा होती है, अप्रसन्नता होती है, उदासी होती है। किशोरावस्था में मन में बहुत प्रकार की बातें, मन में बहुत प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। कई प्रकार की बातें आती रहती, सभी समस्याओं का समाधान चाहता है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इस कारण उनके मन में अवसाद आ जाता है। अवसाद का मूल कारण कि किशोरावस्था में किशोर हो या किशोरी हो, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बरकरार करना चाहते हैं, लेकिन समाज वह प्रतिष्ठा उसे नहीं दे पाती है जो वह चाहता है। तो यहाँ भी उसे उदासी की भावना देखने को मिलती है।
मद्यपान और मादक द्रव्य। किशोरावस्था जीवन की जटिल अवस्था है। किशोर और किशोरी की जो विचारधारा है, घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके विचारधारा से बिल्कुल उल्टा होता है। उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो कई बार उनके सोच के अनुसार काम नहीं हो पाता है, तो लड़के की बात तो छोड़ दिया जाए, किशोर की बात तो छोड़ दिया जाए, किशोरी भी अवसाद से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, मुक्ति करने के लिए मदिरापान मतलब शराब मतलब अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी करते हैं। ऐसा आप देखते भी होंगे आपके आस पड़ोस में। धूम्रपान या मदिरापान जितना किशोर करते हैं उतना एक वयस्क लोग नहीं कर पाते हैं। अब है मदिरापान हानिकारक है, भाई तो मदिरापान हानिकारक कैसे है? तो मदिरापान हानिकारक है क्योंकि मदिरा सेवन से गुर्दा खराब हो जाता है, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, शरीर में उत्तेजना पैदा होता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाते हैं और मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। ये मदिरापान सेवन से क्या है नुकसान है? और पहले भी तो एक विशेष बात बता दूं कि जितने भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप लोग वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है धूम्रपान, तंबाकू सेवन, सिगरेट, सिगार, इन सब का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। और आप जानते हैं तंबाकू कैंसर का मूल कारण होता है। कैंसर का मूल कारण होता है तंबाकू। एक मन में छोटा सा प्रश्न आता है, तो तंबाकू से क्या क्या हानियां होती है? धूम्रपान से क्या क्या हानियां होती हैं? तो आपको बता दें, तंबाकू या धूम्रपान फेफड़ा को, गला के जो आंतरिक हिस्सा उसको खराब कर देते हैं, जिससे कफ, खांसी, दमा, बाद में तपेदिक जैसे रोग हो जाते हैं। धूम्रपान से निद्रा कम होती है। आप देख लेंगे अधिक जो धूम्रपान करते हैं उन्हें नींद कम आता है। धूम्रपान से गला, नाक, फेफड़ा, श्वसन मार्ग की बीमारी हो जाती है। ज्यादा धूम्रपान करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। धूम्रपान करने से पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है और बहुत ज्यादा धूम्रपान करने से कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। किशोरी अवस्था में एक और नशीली दवाओं का सेवन। कई बार किशोर अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, ऐसे किशोरावस्था समस्या की ही अवस्था है, किशोरावस्था में किशोर अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। मन में होगा तो नशीली दवा कहते किसे हैं? नशीली दवा होता क्या है? तो जिन दवा के सेवन करने से नशा आ जाती है उसे हम नशीली दवा कहते हैं। और नशीली दवा में अफीम, हेरोइन, कोकीन, मरीजुआना, एलएसडी, ब्राउन शुगर, ये सब नशीली दवा के प्रकार हैं। किशोरावस्था की अगली समस्या है अपराध बोध की समस्या। किशोरावस्था में कुछ किशोर में अपराध बोध की समस्या आ जाती है, कुछ गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। मन में प्रश्न होगा तो किशोरावस्था में गलत चारित्रिक गुण कौन कौन से होते हैं? आखिर कौन कौन से गलत काम करना शुरू कर देते हैं किशोर? तो जैसे स्कूल से भागना, स्कूल में से अनुपस्थित रहना, माता पिता की अनुमति के बिना घर छोड़ देना, किसी कानून का उल्लंघन करना, आवारागर्दी करना, अपने स्वास्थ्य को ठेस पहुंचाना, नशीली दवाओं का, शराब का सेवन करना, शराब पीना, अनैतिक यौन संबंध स्थापित करना या स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये किशोरावस्था में
समस्याएं होती। फिर मन में प्रश्न होगा कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि बच्चे ऐसे करते हैं किशोरावस्था में, लेकिन हम तो नहीं देखते। क्या सभी परिवार के बच्चे ऐसे करते हैं, किशोर या किशोरी ऐसी करते हैं क्या? तो नहीं, सभी किशोर ऐसे नहीं होते हैं, सभी किशोरियां ऐसी नहीं होती। फिर मन में एक प्रश्न होगा, आखिर वह कौन किशोर होता है या वह कौन ऐसा लड़का या लड़की होती है जो किशोरावस्था में अपराध बोध की समस्या से ग्रसित हो जाती है? तो अनुभव की बात है, आप मूल्यांकन करोगे, किशोरावस्था में अपराध बोध की समस्या से वही बालक या बालिका ग्रसित होगी, नंबर 1, जिसके माता पिता के संबंध विच्छेद हो गए, टूट गए हो, बच्चे वहां निराशा में होते हैं। जिसके माता पिता हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हो, उस परिवार के बच्चे, उस परिवार की किशोर या किशोरी निश्चित तौर पे अपराध बोध की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा, जिस बच्चे में परिपक्वता का अभाव होता है, जो परिपक्व नहीं होते, मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते, ज़्यादा गलत काम करने पर ही प्रवृत्त होते हैं। इसके अलावा गरीबी भी, अपराध बोध की समस्या के लिए गरीबी भी एक जिम्मेवार कारक है। इसके अलावा समय का सदुपयोग न करना, याद रखेंगे, जो अपने समय का 100% सदुपयोग करता है वह अपराध बोध की समस्या से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो अपने समय पर समय का सदुपयोग नहीं किया, एक बात मैं आपको बता दूं, इंसान का सबसे बड़ा मित्र उसका समय होता है। जो समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में कभी पीछा नहीं होता, लेकिन जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए समय का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। असामाजिक गिरोह, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग बच्चे होते हैं जो असामाजिक गिरोह में शामिल हो जाते हैं, ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और ग्रुप की गतिविधि के अनुसार अपने क्रियाकलाप को करने लगते हैं। उसके बाद जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय का ढीला प्रशासन, विद्यालय का ढीला प्रशासन भी आप देखते होंगे, आप तो सब बड़े बच्चे हैं, आप किसी न किसी कोचिंग संस्थान में विद्यालय में पढ़ते होंगे। जिस कोचिंग का प्रशासक कमजोर होगा वहाँ हल्ला गुल्ला ज़्यादा होगा, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होंगे। लेकिन जहाँ प्रशासन मजबूत होगा वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं। तो स्कूल का ढीला प्रशासन, कोचिंग संस्थान का ढीला नियंत्रण भी, आपको बता दें, अपराध बोध की समस्या के लिए उत्तरदायी कारक होता है। अब मन में होगा, भाई तो किशोर में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो किशोर में अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय क्या हो, कैसे रोका जा सकता है? तो अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए उसका शारीरिक और मानसिक विकास किया जाए, पारिवारिक विघटन पर नियंत्रण किया जाए, गरीबी जैसी समस्या का समाधान किया जाए और किशोर की जो शारीरिक और मानसिक आवश्यकता है उन शारीरिक और मानसिक आवश्यकता को ससमय पूरा कर दिया जाए। एक छोटा सा प्रश्न था, एड्स क्या है? एड्स क्या है? एड्स से आप क्या समझते हैं? तो एड्स अनियंत्रित यौन संबंध से, एड्स अनियंत्रित यौन संबंध से उत्पन्न होने वाला एक शारीरिक रोग है, जो रोग वायरस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। यह ऐसा गंभीर रोग है जिस रोग के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है और इस रोग का आज तक न तो कोई दवा निकल सका है और न ही इसका कोई वैक्सीन, टीका निकला है। एड्स, AIDS, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। मन प्रश्न होगा तो एड्स के संक्रमण के क्या कारण है, एड्स होगा कैसे? तो एड्स का पहला कारण कि संक्रमण रक्त संचरण, कि जो व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित हैं, एक ही इंजेक्शन से उसे सुई लगा दिया गया, उसी इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को भी सुई लगा दिया गया, यह रोग फैलने का डर है। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध। एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध की स्थापना करता है, अगर इसमें से कोई एक पीड़ित है, दूसरे को भी रोग होने की संभावना है। माता पिता में से कोई एक एड्स से ग्रसित है, मां के गर्भ में संतान पल रहा है, तो 100% उम्मीद है कि उसका बच्चा भी एड्स रोग से ग्रसित हो जाएगा। मन में होगा तो एड्स के लक्षण क्या होंगे, हम कैसे पहचानेंगे किसी व्यक्ति को एड्स? ध्यान देंगे, जो मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि यह लक्षण हो तो एड्स ही हो। जो मैं बता रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा लक्षण हो यदि किसी में तो वह एड्स ही हो, जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा एड्स का लक्षण होता है जैसे बिना किसी कारण से शरीर में ज्यादा पसीना आना, बिना किसी कारण के शरीर में ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में हमेशा दर्द होना, कमजोरी महसूस करना, शरीर के किसी ग्रंथि का फूल जाना, शरीर में छल्ला पड़ना, अब बिना किसी कारण के अचानक धीरे धीरे शरीर का वजन घटना, हमेशा बुखार रहना, ये लक्षण। और अगला प्रश्न है भोजन संबंधी विकार, जिसे हम एनेरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं। एनेरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा क्या है? तो ये भोजन संबंधी विकार है। अत्यधिक भोजन करना, भले ही अधिक भोजन करने के बाद उल्टी करके पुनः पेट को खाली कर ले, तो अत्यधिक भोजन करने वाला एक प्रकार का रोग होता है। कुछ लोग ऐसा होता है जब भोजन पर ही निर्भर होता है, जैसे बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं। दाल रोटी ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑक्सीजन कहेगा ले लो मैं हमसे, लेकिन हमें दाल रोटी ही दो, ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन भोजन चाहिए। तो कुछ लोग अपने जीवन को भोजन पर ही निर्भर कर देते हैं, तो एक प्रकार की बीमारी होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं एनेरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। एक नंबर का प्रश्न आता है कई बार, एनेरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है? भोजन विकार। या बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है? तो ये भी भोजन विकार है। ये था किशोरावस्था और किशोरावस्था की कुछ समस्याएं। अगले वीडियो में हम लोग पुनः एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद एक नया अवस्था पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो होगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 7 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, निश्चित तौर पर आप लोग देख लेंगे। धन्यवाद।